हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत फास्ट बहुत ज़ोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। हम मेरा फोकस है चीज़ों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके साथ डिलीवर करूँ। हम 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर 23 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस पे बात करें। और इससे पहले हमने 75 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। जो तमाम वीडियो जो है वो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा, आप जाकर वहाँ वीडियो देख सकते हैं। और अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 पे हम बात करेंगे और ये क्वेश्चंस को आप देखिए। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अभी तक ऐसे क्वेश्चंस पे हमने बात नहीं किया है। एक अलग क्वेश्चन है एक क्वेश्चन ऐसा है जो जुड़ा हुआ है मेमोरी से। मेमोरी से क्वेश्चन जो है रिलेटेड है। इसमें हमको बात करना है। कहता है कि व्हेन जजमेंट, अगर फैसला, जो जजमेंट है, जो फैसला है, इस इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन योर मेमोरीज। नहीं, जो कोई जजमेंट है, कोई फैसला है, वो फैसला आपके इंफॉर्मेशन पर आधारित हो। वो इंफॉर्मेशन जो आपके मेमोरी में प्रेजेंट हो, है ना। द जजमेंट इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन आवर मेमोरीज। हमारे मेमोरीज में, हमारे यादाश्त में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, उपस्थित है, जो है, उसके बेस पर अगर हमको जजमेंट लेते हैं तो इस जजमेंट को, इसे क्या कहते हैं, वी आर यूजिंग द, हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां एक कंसेप्ट देखने को मिलता है, ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक। और नीचे मिलता है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, फिर मिलता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ये ह्यूरिस्टिक है क्या? ये ह्यूरिस्टिक वो मेथड है, वो शॉर्टकट तरीका है जिसके जरिए से हम फैसला लेते हैं, जजमेंट लेते हैं। ह्यूरिस्टिक वो शॉर्टकट तरीका है। अब मेथड, शॉर्टकट मेथड, इसके जरिए हम फैसला लेते हैं, उसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक। माइंड से जुड़ा हुआ है। अब जो शॉर्टकट ह्यूरिस्टिक भी कई तरह के होते हैं। उसमें एक यहाँ है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, एक है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। यानी वो मेथड, वो शॉर्टकट तरीका, वो नॉलेज, वो ज्ञान जो आपके पास अवेलेबल है, प्रेजेंट है, मौजूद है, उसका अगर इस्तेमाल करके अगर आप जजमेंट ले रहे हैं तो इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका आंसर होगा डी नंबर। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो आगे समझ लीजिए इस चीजों को, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में दिक्कत ना हो। कहता है कि ह्यूरिस्टिक आर मेंटल शॉर्टकट। एक मेंटल शॉर्टकट है। अब ने कोई फैसले को शॉर्टकट तरीके से कोई फैसला ले लेते हैं ना, तो उसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक। एक मेंटल शॉर्टकट है डेट अलाउ, ये हमें अलाउ करता है पीपुल को टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन, मेक जजमेंट। प्रॉब्लम को सॉल्व करना और जजमेंट लेना क्विकली, तुरंत एंड इफिशिएंटली, अच्छे तरीके से। ह्यूरिस्टिक एक मेंटल शॉर्टकट है जिसके जरिए कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फैसला लेते हैं जल्दी और आसानी से। दे आर फास्ट एंड एक्यूरेट वे, ये एक फास्ट और एक्यूरेट तरीका है अपने कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, अराइव्ड एट कंक्लूजन, उसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक। इसके कई सारे कॉमन टाइप्स हैं, लेकिन कुछ खास टाइप जो है वो यहाँ दिया हुआ है। पहला है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ये अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या है? द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक involve making decision based upon how easily examples and something come to mind। जो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक है, इसमें जो आप डिसीजन लेते हैं, मेकिंग डिसीजन जो लेते हैं, वो इस बेस पे लेते हैं कि कौन सी बातें आपके दिमाग में, या कौन सा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आसानी से आ जाता है। इजीली एग्जाम्पल्स एंड समथिंग कम टू माइंड, यानी कोई आपके माइंड में जो आसानी से कोई बात तुरंत आ जाती है, अचानक कोई बात आ जाती है, आसानी से, अचानक नहीं, आसानी से, इजीली कोई चीज है, और उसके बेस पे जो आप डिसीजन लेते हैं उसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। यानी आपके दिमाग में वो अवेलेबल था, उसका इस्तेमाल करके आपने फैसला लिया, उसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। और यही दिया हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अवेलेबल है मेमोरी में, उसके बेस पे जो आप फैसला लेते हैं उसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। क्लियर ना? आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, तो द रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक इन्वॉल्व मेकिंग ए डिसीजन
बाय कंपेयरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन टू द मोस्ट नोन सिचुएशन। अब देखिएगा, एक जो वो फैसला, अगर आपको मेकिंग डिसीजन, अगर कोई फैसला ले रहे हैं, आप देखते हैं कि जो आपके पास जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो अभी का जो हालत है प्रेजेंट, उस हालत को अगर उससे पहले मोस्ट नोन सिचुएशन, उससे पहले कोई ऐसा सेम सिचुएशन आपके पास था और उसी का इस्तेमाल करके उसको कंपेयर करके जो अगर कोई फैसला लेते हैं, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। मतलब आपके सामने में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया और उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आप निकाल रहे हैं, तो उससे पहले भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपके पास पहले था, जस्ट कुछ वक्त पहले, उसको कंपेयर करके जो आप फैसला लेते हैं, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। आई होप आप समझ गए। अच्छा, अफेक्टिव ह्यूरिस्टिक क्या होता है? द अफेक्टिव ह्यूरिस्टिक इन्वॉल्व मेकिंग चॉइस that are influenced by an individual's emotions and moment। देखिए, कोई इंसान के जो इमोशंस है, जो मोमेंट है, उससे आप इन्फ्लुएंस होकर के आप जो फैसला लेते हैं, उसे कहते हैं अफेक्टिव ह्यूरिस्टिक। समझेंगे नहीं समझे? यानी आप देखते हैं ना, कोई इंसान इमोशंस में आ गया, इसीलिए कोर्ट में जो जज होते हैं, वो इंसान कोई इमोशंस के बेस पे वो फैसला नहीं देते। अगर वो इमोशनल के बेस पे फैसला देगा, तो उसे कहते हैं अफेक्टिव ह्यूरिस्टिक। अब वो किसी से प्रभावित हो गया तो वो फैसला दिया। अच्छा, एंकरिंग ह्यूरिस्टिक किसे कहते हैं? द एंकरिंग ह्यूरिस्टिक्स इन्वॉल्व्स द टेंडेंसी टू बी ओवरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फर्स्ट बाइट ऑफ इंफॉर्मेशंस वी हेयर टू लर्न। देखिए, जो अगर कहीं आप कोई बात सुने हैं या कहीं कोई बात सीखे हैं, जो और उसके बेस पे जो आप फैसला लेते हैं, उसे कहते हैं एंकरिंग ह्यूरिस्टिक। फर्स्ट बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन वी लर्न, यानी जो आप चीज सुने हैं और सीखे हैं, उसका जो पहला बाइट है, पहला हिस्सा है, यानी कोई पहला पॉइंट है, उसके बेस पर आप जो फैसला लेते हैं, उसे कहते हैं एंकरिंग ह्यूरिस्टिक। आप समझ गए इस बातों को, बड़ा इजीली है, चीजें इजी है। ह्यूरिस्टिक मतलब फैसला लेने का तरीका, और उस तरीके में भी अलग अलग मेथड्स हैं, अवेलेबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिव, अफेक्टिव एंड एंकरिंग। अवेलेबिलिटी क्या है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है प्रेजेंट में, उसके बेस पे फैसला लिए, अवेलेबिलिटी। रिप्रेजेंटेटिव क्या है कि जो सिचुएशन आपके सामने में आया, उस सिचुएशन को, उससे पहले जो सिचुएशन था, उसको कंपेयर करके जो फैसला लेते हैं, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। अफेक्टिव मतलब किसी के इमोशन से अफेक्ट होकर के, उसे कहते हैं। एंकरिंग मतलब जो अभी आप सुने हैं या सीखे हैं, उसको उससे इन्फ्लुएंस होकर के अगर आप कोई फैसला लेते हैं, इन्फ्लुएंस होकर फैसला लेते हैं, उसे कहते हैं एंकरिंग ह्यूरिस्टिक। इसलिए यहाँ दो, या ह्यूरिस्टिक को हमको समझना था, और रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक और अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक दोनों था समझना था, इसलिए मैंने इस चीज़ों को आपके सामने में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। तो यहाँ जो है इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट, आपके मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, उसके बेस पर फैसला लेते हैं, उसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, है ना। ह्यूरिस्टिक मतलब फैसला लेना, शॉर्टकट मेथड टू टेक डिसीजन, शॉर्टकट मेथड टू टेक डिसीजन, इसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक। लेकिन उसके अंदर भी कई तरह टाइप्स है। खैर, आई होप आप बात को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। बात करते हैं 77 क्वेश्चन नंबर पर। कहता है कि इज द स्टेबल बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी नो अबाउट आवरसेल्व्स एंड अदर पीपल एज थिंकर्स। इज द स्टेबल बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये इंफॉर्मेशन का स्थिर अवस्था है, दैट वी नो, जिसमें हम जानते हैं, अबाउट आवरसेल्व्स, अपने बारे में, एंड अदर्स, और दूसरों के बारे में, पीपल एज थिंकर्स, एक थिंकर्स के तौर पर, एक थिंकर्स के तौर पर। बॉडी की, शरीर की जो वो अवस्था है जिसमें हम अपने बारे में और दूसरों के बारे में जानते हैं, एक थिंकर के तौर पर, उसे कहते हैं मेटा कॉग्निशन, कॉग्निटिव नॉलेज। याद रखिएगा इस चीज को, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। आइए समझ लेते हैं कि मेटा कॉग्निटिव नॉलेज क्या होता है। मेटा कॉग्निटिव नॉलेज क्या होता है? द मेटा कॉग्निटिव नॉलेज रेफर्स टू द अवेयरनेस। इस ये मेटा कॉग्निटिव नॉलेज जो है, वो रेफर्स करता है अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेस। आपके अपना जो थॉट प्रोसेस है, उसके बारे में आपको अवेयर होना, या उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होना, इसे कहते हैं मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। एंड द नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, और खुद के बारे में नॉलेज होना, एंड अदर्स, और दूसरे के बारे में नॉलेज होना, एज थिंकर्स, एक थिंकर के तरह से, एक थिंकर के तरह से आप खुद के बारे में जानते हैं, आप दूसरों के बारे में जानते हैं, आप
आपका जो थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस को आप समझते हैं, उसको उससे आप अवेयर हैं, इसे कहते हैं मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। ठीक है ना। और दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट था सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन, वो सेल्फ रेगुलेशन जो है वो इन्वॉल्व कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग वंस ओन बिहेवियर एंड इमोशंस, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, इसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। यानी आप अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर्स को रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाकॉग्निशन। आई होप समझ गए होंगे। और सेल्फ रेगुलेशन मतलब मैंने आपको बता दिया, एक टर्म है। और नॉलेज अबाउट सेल्फ, खुद के बारे में जानकारी होना, ये कोई खास टर्म नहीं है, जनरल कंसेप्ट है। और सेल्फ कॉग्निशन जो आपका कॉग्निशन है, तो इन दो चीजों को समझना था। इसमें इसका आंसर तो है मेटाकॉग्निशन। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है अरेंज द लीडरशिप स्टाइल इन द ब्लैक एंड मॉर्टन्स मैनेजरियल ग्रीड। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ब्लैक एंड मॉर्टन्स मैनेजरियल ग्रीड। अरेंज करना है, अरेंज लीडरशिप स्टाइल को, जो ब्लैक एंड मॉर्टन्स मैनेजरियल ग्रीड जो लीडरशिप स्टाइल दिया है उसको अरेंज करना है। किस तरह? इन ऑर्डर ऑफ देयर कंसर्न फॉर पीपुल। जो जो ब्लैक एंड मोटर्स का जो मैनेजरियल ग्रीड है, जो उसने जो लीडरशिप स्टाइल की बात किया है, उसने दो बातों पर जोर दिया, एक है प्रोडक्शन पर, एक है पीपुल पर। लेकिन यहां जो हमको जो ऑर्डर सजाना है, अरेंज करना है, उसमें हमको कंसर्न करना है पीपुल पर, प्रोडक्शन पर नहीं करना है। प्रोडक्शन पर हमको नहीं करना है। किस पे करना है? पीपुल पर कंसर्न करना है, इस पर हमको ध्यान देना है। फ्रॉम द लीस्ट कंसर्न फॉर मोस्ट कंसर्न, यानी लीस्ट सबसे कम से लेकर के सबसे ज्यादा तक जो लोगों पर, पीपुल पर कंसर्न था, जो पीपुल पर ध्यान था, इस लीडरशिप स्टाइल में जो लोगों पर ध्यान था, पीपुल पर ध्यान था, उसमें हमको देखना है कि सबसे लीस्ट से लेकर के सबसे मोस्ट तक हमको ध्यान देना है। सबसे लिस्ट से लेकर सबसे मोस्ट तक हमको ध्यान देना है। आप समझ रहे हैं ना? प्रोडक्शन पर नहीं, पीपुल पर। अच्छा, क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, हो सकता है कि यहाँ पे पीपुल ना दे दे, प्रोडक्शन दे दे, है ना, प्रोडक्शन दे दे। तो दोनों बात को आपको समझना चाहिए, याद करना चाहिए। आइए क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। और आप तो आप जानते हैं कि जो इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट है उसमें आप देखें, आपने देखा है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट में, इसमें लो कंसर्न फॉर पीपुल है, लो कंसर्न फॉर पीपुल पहला ये स्टाइल है, लो कंसर्न फॉर पीपुल। और आपको पता है कि लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, इसमें दोनों है, पीपुल पे भी कम, सबसे कम कंसर्न है, और प्रोडक्शन पे भी कम कंसर्न है। यह है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। अच्छा, उसके बाद है ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव ऑथोरिटेटिव इसलिए ये फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट। अच्छा, ऑथोरिटेटिव में क्या है कि ऑथोरिटेटिव में लो कंसर्न फॉर पीपुल है, लेकिन हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक। अच्छा, उसके बाद है मॉडरेट, मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। इसमें जो है मॉडरेट कंसर्न फॉर पीपुल है एंड मॉडरेट कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है ना? तो ये हो जाएगा 3 नंबर। आप समझ रहे हैं ना? उसके बाद क्या है? कंट्री क्लब मैनेजमेंट। कंट्री क्लब में आप देखेंगे कि हाई कंसर्न फॉर पीपुल है एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है। आपने देखा, आपको याद होगा। उसके बाद टीम मैनेजमेंट में हाई कंसर्न फॉर पीपुल है एंड हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है। देखिए, समझिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पहला नंबर सी। सी तो ये हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा आपको 5। किस तरह हम अरेंज कर रहे हैं? हम पीपुल पे ध्यान दे रहे हैं, लो पीपुल पर, लिस्ट से लेकर मोस्ट तक। तो देखिए, जो इंप्रोवाइज्ड यानी सी हो जाएगा पहला, सी इंप्रोवाइज, लो कंसर्न फॉर पीपुल, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, तो सी हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद है लो कंसर्न फॉर पीपुल बट हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। यहाँ एक हाई है, लो कंसर्न फॉर पीपुल है लेकिन हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, इसलिए ये जो है बी नंबर जो है वो सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए, अब डी मिडिल में पीपुल पे भी मॉडरेट कंसर्न है और
प्रोडक्शन पे भी मॉडरेट कंसर्न है, इसलिए इसका ई हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि कंट्री क्लब में हाई कंसर्न फॉर पीपुल है, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीपुल पर, ठीक है ना। उसके बाद आप जानते हैं कि टीम मैनेजमेंट में हाई कंसर्न फॉर पीपुल और हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, इसलिए डी हो जाएगा ये। तो इस तरह से इसका ये अरेंजमेंट होगा, सी बी ई ए डी। तो सी बी ई ए डी कहीं नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर ए भी नहीं होगा, क्योंकि इसको इस तरह से हमको अरेंज करना है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, है ना। देखिए यहाँ है पीपुल पर कंसर्न, अगर प्रोडक्शन पर होता तब क्या होता? अगर प्रोडक्शन पर होता, कहता कि हमको कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, लीस्ट कंसर्न टू मोस्ट कंसर्न, तब क्या करते? उस सिचुएशन में भी इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट तो पहले आता, लो कंसर्न फॉर पीपुल और लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ये तो पहले आता, है ना। उसके बाद क्या होता, क्योंकि हमको ध्यान देना है लो कंसर्न फॉर पीपुल पर, और अभी ध्यान देना है लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन पर। अब क्या होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कहां पर है। तो लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो है वो यहां पर है, देखिए लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन यहां पर है ना। तब आ जाएगा इसका ए। अब देखिए, अब ये तो बीच में रहेगा ही, ये तो बीच में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, अब देखिए हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन यहाँ है, हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, तब हो जाएगा इसका बी, और उसके बाद आ जाएगा टीम मैनेजमेंट लास्ट में, ये तो डी होगा। तब हो जाएगा इसका ये आंसर, जब कब, जब हम प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे, लिस्ट से लेकर के मोस्ट तक अरेंज करेंगे तब। इसीलिए आपको इन चीजों को याद रखना है, आपको पता करना है, समझना है कि जब इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट में हम पीपुल पर और प्रोडक्शन पर दोनों पर लो कंसर्न करते हैं, ऑथोरिटेटिव ओबीडियंस मैनेजमेंट पर पीपुल पर तो लो कंसर्न होता है, लेकिन प्रोडक्शन पर हाई कंसर्न होता है। मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट में मॉडरेट कंसर्न फॉर पीपुल एंड मॉडरेट कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन पर और पीपुल पर दोनों पर मॉडरेट कंसर्न होता है। और कंट्री क्लब में हाई कंसर्न फॉर पीपुल एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और टीम मैनेजमेंट में पीपुल और प्रोडक्शन दोनों पर हाई कंसर्न होता है। तो अगर अब इसको याद रखेंगे कि कहां पर पीपुल और कहां पर प्रोडक्शन का कंसर्न कैसा है, अगर आपको ऐसा याद रहेगा तो जो क्वेश्चन इस तरह से घुमाया है आप क्वेश्चन उसको पकड़ लेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर था, इसका आंसर तो मतलब इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, आपको बात समझ में आ गई होगी, दोनों तरह से आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए आई होप आप बात समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर, और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि एजर्सन है, काउंसलिंग इज ए फेस टू फेस रिलेशनशिप बिटवीन गाइडेंस वर्कर एंड द persons who seek a specific kind of guidance। समझिए कि काउंसलिंग जो है वो एक फेस टू फेस रिलेशनशिप है, बिल्कुल सही बात है। काउंसलिंग जो है एक फेस टू फेस रिलेशनशिप है, बिटवीन किसके दरमियान? गाइडेंस फॉर वर्कर, वर्कर के दरमियान, वो वर्कर जो गाइडेंस करने वाला है, यानी कि काउंसलर, कौन? काउंसलर, काउंसलर के दरमियान, और एंड पर्सन्स हु सीक ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ गाइडेंस, वो इंसान जिसको गाइडेंस चाहिए, यानी कि क्लाइंट, ये दोनों के दरमियान जो है वो काउंसलिंग एक फेस टू फेस रिलेशनशिप है। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। अच्छा, एजर्सन में कहता है कि काउंसलिंग इज ए इंटीमेट इंटर रिलेशनशिप, इंटीमेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। काउंसलिंग जो है वो इंटीमेट, एक अंतरंग, एक अंदरूनी, एक आपसी, एक दो लोगों के बीच इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, बिल्कुल, इन विच, जिसमें वन पर्सन, एक आदमी, बाय वर्च्यू, जिसके पास वो गुण है, ऑफ हिज स्पेशल ट्रेनिंग एंड स्किल्स, यानी स्पेशल ट्रेनिंग का, स्पेशल स्किल्स का, यानी कि इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए हेल्पर, और उसको हेल्पर के तरह जाना जाता है। यानी ये सारा ड्रामा जो लिखा हुआ है, ये ड्रामा पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये बात कर रहा है काउंसलर के बारे में, काउंसलर के बारे में बात कर रहा है ना। ये बात कर रहा है किसके बारे में? काउंसलर के बारे में बात कर रहा है, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, काउंसलर के बारे में बात कर रहा है। कहता है कि जो काउंसलिंग जो है वो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, किसके दरमियान? एक वैसे इंसान के दरमियान जिसके पास वर्चू मतलब गुण होता है, जिसके पास वो गुण है जो वो स्पेशली इस ट्रेनिंग किया हुआ है, हासिल किया हुआ है, वो पहचाना जाता है एक हेल्पर के तौर पर। वाइल अदर पर्सन, दूसरा आदमी जो है इज रिकॉग्नाइज्ड,
उसको जाना जाता है एज एन इंडिविजुअल और ग्रुप, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो या एक ग्रुप हो, विद ए प्रॉब्लम, जिसके पास प्रॉब्लम है, हु कैन बेनिफिट फ्रॉम द फॉर्मर, जिसको लाभ चाहिए फॉर्मर यानी पहले वाला से, यानी काउंसलर से, यानी इसको कहते हैं क्लाइंट। वही बात है, नहीं बातों इतना घुमाने की जरूरत क्या है। तो अगर इस तरह की चीजों समझ में नहीं आया तो आप हिंदी कर लिया कीजिए क्वेश्चंस को। तो इसलिए बिल्कुल ये दोनों बात सही है, एकदम सही है, एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, और साथ साथ रीजन जो है वो एजर्सन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर नंबर ए सही होगा। ठीक है ना। तो अब से समझ देख लेते हैं काउंसलिंग, मतलब अब तो क्लियर हो गया काउंसलिंग क्या है, कि काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग इज ए फेस टू फेस इंटीमेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वेयर, जहां ए ट्रेंड काउंसलर, जहां एक ट्रेंड काउंसलर यूज स्पेशलाइज्ड स्किल का इस्तेमाल करता है टू गाइड इंडिविजुअल और ग्रुप, किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को गाइड करने के लिए, सीकिंग हेल्प विथ ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जिसको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको गाइड करने के लिए इस्तेमाल करता है। इट एम्फेसाइजेज, ये जोर देता है, पर्सनलाइज्ड अटेंशन एंड प्रोफेशनल सपोर्ट टू एड्रेस इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सिचुएशनल चैलेंजेज। ये काउंसलिंग जो है वो एम्फेसाइज करता है, जोर देता है पर्सनल अटेंशन, खास पर्सनल अटेंशन एंड प्रोफेशनल सपोर्ट, ताकि वो इमोशंस को और साइकोलॉजिकल और सिचुएशनल चैलेंजेस को वो एड्रेस कर सके, यही काउंसलिंग है। ठीक है ना। इसका आंसर हो गया क्या, बोथ ए एंड, एजर्सन भी सही, ओरिजन भी सही, ओरिजन जो है एजर्सन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अंडर द ह्यूरिस्टिक, अभी हम बात की है ह्यूरिस्टिक के बारे में, अंडर द ह्यूरिस्टिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेटजी, कौन सी ह्यूरिस्टिक में अभी जो बात की है उसमें कौन सी स्ट्रेटजी ऐसा है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है। स्टैंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन करेंट स्टेट एंड द वन दैट इज डिजायर्ड, वो कौन सी स्ट्रेटजी है, वो कौन सा तरीका है जो तरीका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कब, जब 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 आपके पास जो करंट स्टेट है, करंट स्टेट जो अभी अवस्था है, अभी की अवस्था है, और वो अवस्था है जो आप चाहते हैं, एंड वन दैट इज डिजायर्ड, वो अवस्था जो आप चाहते हैं, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करता है इन रिलेशन टू द नेचर एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन का जो नेचर है उस नेचर को ध्यान में रख करके, एंड देन टेकिंग एक्शन टू रिड्यूस दिस डिफरेंस, और एक्शन लेता है ताकि ये जो डिफरेंस है उसको डिफरेंस को रिड्यूस कर सके। अब फॉर अराइविंग एट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक वो पहुंच सके, वो कौन सा स्ट्रेटजी है, कितना घुमाया है। सीधी बात है कि वो कौन सा तरीका है जो तरीका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और साथ ही साथ जो हमारे पास करंट स्टेटस है और जो डिजायर स्टेटस हमको चाहिए, उन दोनों के बीच दरमियान जो डिफरेंसेस है उसको कम करता है, और सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम दोनों के नेचर को ध्यान में रखते हुए वो एक एक्शन, ऐसा एक्शन लेता है ताकि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच जो दूरियां हैं उस डिफरेंसेस है उसको अचीव कर सके, कम कर सके। ये क्या है, कौन सी स्ट्रेटजी है, ह्यूरिस्टिक का कौन सा स्ट्रेटजी है, इसे कहते हैं मीन्स एंड एनालिसिस, मीन्स एंड एनालिसिस इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मीन्स एंड एनालिसिस इसे कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यूजिंग एन एनालॉजी, ये समझ लीजिए यूजिंग एनालॉजी क्या होता है, जब हम दो सिचुएशन को कंपेयर करके लेते हैं डिसीजन, उसे कहते हैं यूजिंग एन एनालॉजी। सब गोल एनालिसिस क्या होता है, जब हम बहुत बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तब हम लेते हैं प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं, उसे कहते हैं सब गोल एनालिसिस। इस तरह की अलग अलग चीजें हैं, वर्क बैकयार्ड ये कुछ और है, इसी में होगा कुछ और पता नहीं। अच्छा, तो मीन्स एंड एनालिसिस क्या है, मीन्स एंड एनालिसिस इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द करंट स्टेट एंड द डिजायर्ड स्टेट गोल, यानी जो एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिसमें हम करंट स्टेट और जो डिजायर्ड स्टेट जो हमारा गोल है उसको आइडेंटिफाई करते हैं,
एंड ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स और सब गोल्स, और जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को तोड़ते हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में या छोटे छोटे गोल में। ये वो स्ट्रेटजी है, दिस स्ट्रेटजी इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये वो स्ट्रेटजी है जिसमें कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मीन्स एंड एनालिसिस। आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे जहां तक लगता है। तो यहाँ तक हमने 80 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में 81 से लेकर के 85 तक क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि 1 तारीख तक आपका ये 100 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व कर दूं, कंप्लीट कर दूं, ताकि आप इससे जितना हो सके एग्जाम में आपको फायदा मिल सके। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।